हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन का जो मैटर है, अपवर्तन और परावर्तन परावर्तन इनके बारे में, इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह पाठ 7 नंबर का है। इसका आज का मैटर हमने परावर्तन का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। परावर्तन क्या होते हैं, दर्पण है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब तो प्यारे बच्चों, हमने परावर्तन का पूरा मैटर है। एक बात ध्यान रखें, जो आपके 3 नंबर का प्रश्न न्यूमेरिकल आएगा, इस प्रकार से आएगा। ऊपर दर्पण का न्यूमेरिकल रहेगा तो नीचे लेंस का रहेगा, क्योंकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है तो परावर्तन पे दर्पण काम करता है। ये 3 नंबर का प्रश्न तो आपने पकड़ लिया, क्योंकि प्रश्न हमने देखा था किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक अवतल दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। यह स्थिति और प्रकृति पूछ सकते हैं, या हमें आवर्धन क्षमता पूछ सकते हैं। तो ये तमाम जो फैक्ट हैं हमने प्रश्न के माध्यम से देख लिया था। तो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो हमारा आज जो मैटर है वो है अपवर्तन के बारे में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अधिकांश किताबों में डायरेक्ट यहां पर लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यह कौन सा फैक्ट हुआ, यहां पर अपवर्तन की ये परिभाषा यदि सही तरीके से देखें तो यह परिभाषा बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है एक माध्यम से, एक माध्यम ये हमारे पास में है फर्स्ट, और यह है मेरे पास में दूसरा। और यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। यहां पर हमें यह बताना है वो माध्यम है कौन सा। सपोज कीजिए मेरे पास में, मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैं एग्जांपल में देता हूं, मेरे पास में एक माध्यम है ये, यानी यह मेरे पास में कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है। आपको पता है ये माध्यम हो गया ये। तो बताइए क्या इसमें से प्रकाश गुजरेगा, हवा से इसमें से प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो यहां पर हमारा जो ये परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपको यहां ध्यान रखना है, अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणों का मुड़ना, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यह रटी रटी हुई परिभाषा है, पता नहीं कौन से कंसेप्ट से यह परिभाषाओं को यहां पर मान्यता दे दी गई। यह परिभाषा आपकी बिल्कुल गलत है। हमें अपवर्तन के बारे में जब हम कह रहे हैं, अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं लेंस। प्यारे बच्चों, कौन काम करता है, लेंस काम करता है। और प्रकाश हमेशा, आपको पता है प्रकाश हम पढ़ते आए हैं, जब 6ठी क्लास की किताब में हम पढ़ते हैं अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी पदार्थ, यह आप पढ़ते हो तो इनका भी आप थोड़ा सा उल्लेख कर लेते हो तो आपके समझ में आ जाएगी किताब में लिखी हुई परिभाषा गलत है। क्योंकि अपारदर्शी का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यानी आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते। जैसे हमारा ये हाथ है, ये भी एक माध्यम का काम करेगा। तो हवा से जब ये प्रकाश की किरण जाएगी तो इसमें से गुजरेगी नहीं, तो ये पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देगा, ये कहलाता है अपारदर्शी। तो हम यहां पर कहते हैं तो आखिर प्रकाश किसमें से गुजर सकता है, तो हम कह सकते हैं लेंस। अभी हम आगे इनकी खुद चर्चा कर रहे हैं। यह लेंस दो पारदर्शी माध्यम से मिलके बनता है, यानी दो पारदर्शी पदार्थों से मिलके इनके क्या होते हैं, दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, यानी इनके दो पारदर्शी पृष्ठ होते हैं। उन दोनों को मिलाया जाता है जिससे प्रकाश उनमें से आसानी से गुजर सके। तो ध्यान रखें, आप भूलवंश भी यह न लिख दें कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। यह परिभाषा बिल्कुल गलत है। इसके लिए सही परिभाषा क्या होती है, चलिए हम समझते हैं। अपवर्तन की परिभाषा में, अपवर्तन की परिभाषा में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है। चलिए हम इसी फैक्ट को लेते हैं। मान लीजिए यह हमारे पास में कोई माध्यम है, तो यहां मैं कह रहा हूं प्रकाश की किरण एक, यहां मैंने कहा अभी इसके अंदर हम कह रहे हैं यह अभिलंब है, और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो यहां पर आप बताइए अभिलंब पर यह आपतित करती है,
तो क्या ये माध्यम में प्रवेश करेगी, इसका अपवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अविलंब पर आपतित प्रकाश की किरण है वो 0 डिग्री का कोण बना रही है, तो वो इनमें अपवर्तन नहीं होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर प्रकाश की किरण और माध्यम 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। सही परिभाषा क्या है हम इनको समझते हैं। यानी सबसे पहले अपवर्तन में हम कहेंगे तिरछी प्रकाश की किरण। क्या कहेंगे? तिरछी प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होनी चाहिए? तिरछी होनी चाहिए, तभी अपवर्तन की घटना होगी। यानी आने वाली प्रकाश की किरण अविलंब में चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, आपतित प्रकाश की किरण तिरछी होनी चाहिए। पहली बात आपको यह याद रखनी है। और दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए प्यारे बच्चों? दोनों माध्यम क्या होने चाहिए? दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए। पारदर्शी होने चाहिए, तभी अपवर्तन की घटना होगी, अन्यथा नहीं होगा। यदि एक माध्यम पारदर्शी है, दूसरा अपारदर्शी है, तो प्रकाश कहां गुजरेगा बेचारा? उसी माध्यम से टकरा के वापस आ जाएगा। तो हम कहते हैं वो तो परावर्तन की हमारे पास में घटना हो गई। जैसे मेरे पास में एक दीवार है, हम कह सकते हैं प्रकाश टकराएगा, क्या इस दीवार को पार करेगा? नहीं करेगा, ये इसको वापस मजबूरन लौटना पड़ेगा और प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो चलिए हम इस परिभाषा को इस प्रकार से लिखते हैं और आप अपने नोट्स में भी बना के लिखें कि अपवर्तन की परिभाषा क्या है। अपवर्तन की परिभाषा इस प्रकार से होती है कि प्रकाश की, जब कोई प्रकाश की तिरछी किरण, चलिए इसमें आप नोट लगा के लिखे अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन कहते किसे हैं? जब कोई प्रकाश की तिरछी किरण, प्रकाश की तिरछी किरण, तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रवेश के दौरान यह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो यह ध्यान रखें, हमें किसी भी कहीं पर भी हम अधिकांश देखते हैं कट पेस्ट कॉपी का मैटर चलता है। यहां पर हम अपना दिमाग नहीं लगाते कि प्रकाश आखिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो दोनों ही माध्यम कैसे होने चाहिए? पारदर्शी होंगे, तभी प्रकाश की क्या होगी? अपवर्तन की घटना होगी। और प्रकाश यदि अविलंब पर सीधा गिरता है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है, यह तिरछी होनी चाहिए, अविलंब के साथ में कोई ना कोई कोण बनाना चाहिए, तभी क्या होगी प्यारे बच्चों? अपवर्तन की घटना होती है। तो हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण तिरछी, जब कोई प्रकाश की तिरछी किरण, ध्यान रखें कौन सी किरण होनी चाहिए? तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रवेश के दौरान यह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह परिभाषा हमारी क्या है?
एग्जैक्ट और ऑथेंटिक और सही परिभाषा यही मानी जाती है। यानी जब हम छठी क्लास के कंसेप्ट को देखते हैं या सेवंथ क्लास के कंसेप्ट को देखते हैं तो उनमें प्रकाश के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक अपारदर्शी पदार्थ होता है, तो हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो यह अपारदर्शी या पारदर्शी किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं है। उनको हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों अपने हाथ को अपने आंखों के सामने लगाइए और बताइए क्या आपको सामने वाली चीज दिखाई दे रही है दोनों हाथों से। वो कहेंगे सर नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है हमारा हाथ अपारदर्शी की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वे वस्तुएं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश उसमें से नहीं गुजर पाता। और अब हमें कहिए पारभासी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं पारभासी यानी मान लीजिए आपके पास में कोई कागज का, आपके पास में कोई एक है जो कांच का टुकड़ा है, आप उसको थोड़ा सा रगड़ लीजिए या धुंधला बना लीजिए, तब हम क्या कहेंगे? धुंधला कांच होता है। उससे यदि वस्तु दिखाई तो देती है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात जिनमें से वे पदार्थ जिनमें से वस्तुएं आर पार दिखाई तो देती है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वो पारभासी कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे हम अपने एग्जाम्पल अपने व्यवहारिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है। एक पानी में एक प्लास्टिक की बोतल पारदर्शी जो होती है उनमें आप पानी भर लीजिए, फिर आप उसको आंखों के सामने लगाइए, आपको कुछ सामने दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, वो भी आपका पारभासी का काम करता है। तो चलिए आपने ये देखा। और हम कह सकते हैं पारदर्शी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें से हम आर पार किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो यहां पर हम जिज्ञासावंश कह सकते हैं सर पारदर्शी क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपने देखा हुआ होगा कि गाड़ी के अंदर जो शीशा लगा हुआ होता है उसमें से हम आसानी से देख सकते हैं, तो वो शीशा क्या होता है? वो पारदर्शी होता है। कोई कांच का एक टुकड़ा होता है जिसमें से हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी होते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम फैक्ट समझते हैं। तो पारदर्शी, जब दो पारदर्शी पदार्थों को आपस में मिलाया जाएगा, दो पारदर्शी माध्यम को मिलाया जाएगा तो वो लेंस बनेगा। इसी सिद्धांत पे अपवर्तन काम करता है। जब हम आगे यही परिभाषा दे रहे हैं कि पारदर्शी यानी लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, तो वहां पर दोनों माध्यम क्या होने चाहिए? पारदर्शी होने चाहिए, तभी अपवर्तन की घटना होगी। यह आपने समझ लिया। चलिए अब हम इसका जो है डायग्राम बनाते हैं। तो अपने दिमाग में ध्यान रखें, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर प्रवेश के दौरान यह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए यहां पर आपने यह समझा। और हम डायरेक्ट कभी रेटिएटिव ही परिभाषा कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि कोई सही कंसेप्ट से आपकी कॉपी चेक करे तो हो सकता है वो इसमें आपके नंबर भी हैं वो माइनस कर दे। तो चलिए या में मतलब काट भी ले। माइनस का मतलब कंपटीशन में ये कट माइनस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके वो पर्सन में नंबर हैं वो कम मिलने की संभावना रहती है। अब हम चित्र बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह हमारे पास में प्यारे बच्चों मान लीजिए यह प्रकाश का जो हम अपवर्तन के बारे में देखें तो यहां हमारे पास में यह है माध्यम फर्स्ट। चलिए हम पहले आप एक पृथककारी पृष्ठ बना लीजिए और यहां पर आप कह सकते हैं माध्यम फर्स्ट। माध्यम फर्स्ट आपका होता है हवा, जिसमें से आपको आसानी से दिखाई देता है। और यहां पर है जल, यहां पर जल, और वह जल पारदर्शी होगा जहां तक प्रकाश की किरण मिलेगी। कभी आप स्विमिंग पूल में जाते हैं प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जल का पेंदा एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहां पर मेरे पास में है यह माध्यम सेकंड। कौन सा है? माध्यम सेकंड। और ये मैं कह सकता हूं जल। तो बताइए यह आपके समझ में अभी तक आ गया होगा। और यह हमारे पास में है पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ देखिए रटने की जरूरत नहीं है। जब तक हम चीज को रटेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और इन कंसेप्ट को पूरा करने के लिए ही न्यू कंसेप्ट क्लासेज हैं वो मैदान में उतरा है। हारे हुए को जंग जिताना हमारा लक्ष्य है। और तो चलिए यहां पृथककारी पृष्ठ हो गया। और प्रकाश की किरण बताइए मैं सीधी लाऊंगा या तिरछी लाऊंगा? बताओ सीधी या तिरछी? तो बिल्कुल तिरछी प्रकाश की किरण आएगी। यहां पे ये तिरछी प्रकाश की किरण आ गई। और यहां पर ये प्यारे बच्चों यह है अभिलंब जो बीच में पंचायती करता है। यह बिंदु हमारे पास में है O। और यह है, मैं इसको N कह सकता हूं,
यानी मान लीजिए आप वाई भी कह सकते हैं, जेड भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है, लेकिन अंग्रेजी के अल्फाबेट आपको आने चाहिए। और यह जो प्रकाश की किरण है, ध्यान रखना, प्रकाश की किरण को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, यह भी आप ध्यान रखना, ये नोक है। तो यह मेरे पास में है आपतित प्रकाश की किरण। क्या है? आपतित प्रकाश की किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, यह हो गई। अब हम कहेंगे क्या होगा, ये अभिलंब, ये बीचों बीच है, तो पंचायती तो ये जल में ही करेगा। अब हम कहेंगे बताओ, अब मैंने पहले ही कहा है प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है, यानी आप कहेंगे सर ये विरल और संगन क्या है, आगे समझेंगे, अभी समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, पतले से गाढ़े में जाती है, पतले से गाढ़े में, यानी जैसे मैं कहूं पानी और यहां बात करूं शहद, तो आप प्यारे बच्चों बताओ पानी पतला है या शहद पतला है? पानी पतला है, पानी विरल होगा, और शहद क्या होगा, गाढ़ा होगा, तो उसे संगन कहेंगे। संगन का मतलब गाढ़ा, विरल का मतलब होता है पतला। तो यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको खुद को ही पता है, मैंने पहले ही बताया था, हवा से जब आप किसी डामर सड़क पे जाते हैं, फिर आप रेत में जाते हैं, फिर आप कीचड़ में जाते हैं, तो आपकी बाइक की स्पीड बताओ किसमें तेज होगी? आप कहेंगे डामर में तेज होगी, रेत में थोड़ी धीमी होगी, और कीचड़ में बिल्कुल धीमी होगी। जैसे ही रेत में जाते हो तो ये आपकी गाड़ी लपटीसती है, और कीचड़ में जाते हो और स्पीड देते हो और ये लपटीसती है, यानी फिसलने का डर रहता है, यानी पृथ्वी के नीचे की तरफ झुकती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं प्रकाश का वेग क्या होता है, विरल से संगन में जाने पर कम होता है। जैसे जैसे किसी गाढ़े माध्यम में जाएंगे, पारदर्शी माध्यम में, तो वहां पर प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब है प्रकाश की किरण नीचे की तरफ झुकेगी। और जैसे ही देखिए, आपने देखा होगा रेत से जैसे ही आप डामर सड़क पे अपनी बाइक लाते हैं, तो बाइक का एक्सीलरेटर भू करके ऊपर की तरफ स्पीड पकड़ लेता है, अर्थात ऊपर की तरफ उछाल देता है। तो प्रकाश की किरण, ध्यान रखना, गाढ़े से पतले में जाएगी, ऊपर उठेगी, पतले से गाढ़े में आएगी, नीचे की तरफ झुकेगी। तो यहां आप प्यारे बच्चों मुझे खुद बताइए, यह प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? तो आप कहेंगे सर ये तो हवा है, ये जल है, तो जल का अपवर्तनांक यहां आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं यह जो प्रकाश की किरण है यह अभिलंब की ओर झुकेगी। यह सीधी किरण होती है, मोड़ मत देना यहां पर। ये इस किरण को प्यारे बच्चों कहा जाता है अपवर्तित किरण। क्या कहा जाता है? अपवर्तित, अपवर्तित किरण कहा जाता है। अपवर्तित किरण, यह आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब यहां पर हम कोण बनाते हैं, तो यह हमारे पास में कोण होता है प्यारे बच्चों आई। क्या होता है? कोण आई होता है। और यह मेरे पास में कोण होता है आर। क्या होता है? आर होता है। तो चलिए यहां पर आप चित्र बनाने के बाद में यह भी ध्यान रखना, और इसको भी आप बता देना, जो बीच में पंचायती करता है इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो चलिए यह आपका प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके बारे में आपने डायग्राम बना दिया। और यह भी बताना आप कि आई बराबर क्या है आपके पास में। आई बराबर है प्यारे बच्चों, कोण आई बराबर है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण है। और कोण आर बराबर आपके पास में क्या है? अपवर्तन कोण। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण। चलिए यहां पर आपने यह समझा। अब आप बताइए, यहां पर यह मैंने तिरछी प्रकाश की किरण बनाई है और मैंने दोनों ही माध्यम की बात की है, तो पारदर्शी माध्यम की बात की है। यदि यहां पर आपको कहे, मान लीजिए ये चित्र एक बार आप अच्छे से डायग्राम में बना ले, यह माध्यम हमारे पास में फर्स्ट है, चाहे तो आप इसको एक लिख सकते हैं या दो, एक इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको आप दो लिख सकते हैं, आसानी से आपके समझ में आ जाए। माध्यम फर्स्ट हवा है और अपवर्तित किरण है, और माध्यम सेकंड हमारे पास में क्या है? जल है। तो इस प्रकार आपको कहे कि अपवर्तन को दर्शाने वाला चित्र बनाइए, तो यह आप चित्र बनाते हो तो आपके एग्जैक्ट नंबर आते हैं। यह किरण प्रकाश की क्या होनी चाहिए? इस प्रकार से यह होनी चाहिए, अभिलंब की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। तो चलिए आपने यहां पर पढ़ा। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, बताइए आप खुद क्या अपवर्तन की घटना होगी? तो चलिए यहां पर प्रश्न आपके पास में इस प्रकार से है। यह आपके पास में है एक कांच की स्लेब। प्यारे बच्चों क्या है?
यह है आपके पास में कांच की स्लेब, यानी कांच का एक टुकड़ा है, और यहां पर यह है आपके पास में अभिलंब, यानी और यह अभिलंब पर ही क्या है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है प्यारे बच्चों, आपतित हो रही है। यहां पर अगला कह रहा है क्या इसमें अपवर्तन की घटना होगी, तो यहां आप ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था प्रकाश की किरण जब अभिलंब पर क्या होती है, सीधी 0 डिग्री कोण पे आपतित होती है, तो अपवर्तन की घटनाएं नहीं होती है। कारण क्या है, प्रकाश की किरण तिरछी होनी चाहिए, तो यहां पर अपवर्तन की घटना प्यारे बच्चों नहीं होगी। तो यह ध्यान रखना, अभिलंब पर आपतित प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आपतित होती है तो उस समय अपवर्तन की घटना नहीं होती है, क्योंकि कोण I बराबर 0 होता है, तो R का मान भी क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान भी 0 हो जाता है, यानी आपतन कोण बन ही नहीं रहा है, तो अपवर्तन कोण कहां पे बनेगा, तो यह बात अपने दिमाग में ध्यान रखना। तो प्रश्न कभी कभी आता है, यदि कोई प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब पर सीधी आपतित हो रही है तो बताओ अपवर्तन की घटना होगी या नहीं होगी, तो हम कहेंगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपतन कोण का मान 0 है, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। तो आपने इस प्रकार से समझ लिया होगा अपवर्तन की घटनाएं नहीं होती है। तो चलिए अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रकाश की किरण क्या होनी चाहिए, हाँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में एक प्रश्न है, उसको आप सोल्व करने का प्रयास करें। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना का चित्र बनाइए। अपवर्तन की घटना का चित्र बनाइए। ध्यान रखें, प्रश्न को बनाइए, ध्यान से पढ़े क्या प्रश्न कह रहा है। जब प्रकाश की किरण सघन से किस में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में। संघन का मतलब गाढ़ा और विरल माध्यम पतला में प्रवेश करती है, तो इसका मतलब अपवर्तन का घटना का केवल चित्र बनाइए। इन प्रश्नों को पढ़े। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप बताओ हमारे पास में जो माध्यम है वो कौन सा होगा। यहां पे माध्यम मेरे पास में फर्स्ट प्यारे बच्चों संघन होगा और सेकंड माध्यम होगा विरल। तो प्रकाश की किरण क्या कर रही है, संघन से कहां पे प्रवेश कर रही है, विरल में प्रवेश कर रही है। यह आपका कच्चा डायग्राम है। अब बताओ मुझे, संघन से जब विरल में प्रवेश कर रही है तब क्या होता है। तब प्यारे बच्चों यूं होता है कि जब प्रकाश की किरण संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। यह तो आपने जान लिया, दूर हटेगी, और यही चित्र आपको बनाना है। तो अब हमें कहा जाए संघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो चलिए हम इसका चित्र बना के प्रवेश यहां पे चित्र बनाते हैं। इस प्रकार से सेम चित्र होगा जैसे मेरे पास में है जल, आप इसको कांच भी बना सकते हैं, जल कहें या कांच कहें। तो यह आपके पास में है जल, यानी जल, और यह आपके पास में प्यारे बच्चों अब हो गया माध्यम फर्स्ट। ध्यान रखें, अब माध्यम क्या हो गया है, फर्स्ट हो गया है, क्योंकि आपको संघन से विरल में प्रवेश कराना है। और यह आपके पास में है वायु, और यह आपके पास में प्रश्नानुसार हो गया है माध्यम सेकंड। कौन सा हो गया है, यह माध्यम फर्स्ट है और यह माध्यम सेकंड है। एक इस प्रश्न की लैंग्वेज आप पढ़ें, यानी जहां से किस में प्रवेश कराना है। अब आपके पास में यह पंचायती करता हुआ अभिलंब है और यहां पे आपका बिंदु O है, और हम कर रहे हैं प्रकाश की किरण कहां से आ रही है प्यारे बच्चों, यहां से आ रही है इस प्रकार से। तो यहां पर अब हमें कहें, देखिए संघन से कहां जा रही है, विरल में, तो यह अभिलंब से क्या करेगी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी क्या हटेगी। यहां पे हम कह सकते हैं अभिलंब से यहां पे इस प्रकार से नहीं जाकर
यह अभिलंब से क्या होगी, थोड़ी सी ए से दूर हटेगी। तो यह आप डायग्राम रखें, सीधी नहीं रखें। आप पहले तो ये देखिए, सीधी किरण ऐसे जा रही है, सीधी किरण जाएगी तो ऐसी जाएगी, तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। और यहां पर क्या होगा, यह प्रकाश की किरण थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो यहां पर यह हमारे पास में इस प्रकार होती है, यानी यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं वही डायग्राम, आपतित किरण, आपतित किरण यह हमारे पास में हो गया। यह हमारे पास में कौन सी है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यह हमारे पास में हो गई। और यह हमारे पास में अभिलंब क्या है, अभिलंब हो गया। और यहां पे हमने कहा एन, इसको लिखोगे चित्र थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। और यह हमारे पास में कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, यह है आई, और यह है हमारे पास में जो इसके साथ में कोण बनेगा वो कोण बनेगा आर, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण। और यह है पृथककारी सतह, पृथककारी तल। तो चलिए, आपने यहां पे समझ लिया किस प्रकार से क्या डायग्राम बनाना है। ध्यान रखें, प्रश्न में यह जरूर देखें किससे किस में प्रवेश कर रही है। पहला वाला माध्यम आपका फर्स्ट क्या होगा, पहला माध्यम जो है जिससे जा रही है वो पहला माध्यम, और जिसमें जाएगी वो सेकंड माध्यम होगा। तो इस चित्र के अनुसार, और यह एग्जाम में बहुत बार कंपटीशन में, और यानी बहुत बार कंपटीशन क्या कहें, क्लास 10th में या 12th में भी प्रश्न आते हैं कि प्रकाश की किरण संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना का चित्र बनाइए। आप यहां जल की जगह कांच भी ले सकते हैं, और यहां पर हवा तो है ही, और यहां पे आप जल या कांच दोनों ले सकते हैं। चलिए अब हम अपवर्तन की विशेषता पढ़ते हैं क्या होता है। तो यह आपके प्यारे बच्चों चित्र समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनानी है। पहले आपको एक पर्सन की लैंग्वेज पढ़नी है, किसमें से क्या पूछा गया है। फिर आपको यदि आप चित्र बनाते हैं तो आपके एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा कि हमने चीज को रटा नहीं समझा है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम ये कह रहे हैं कि अपवर्तन की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि अपवर्तन की क्या विशेषता होती है। और यहां पर अपवर्तन की विशेषता के बारे में देखते हैं। तो चलिए अपवर्तन की विशेषता, अपवर्तन की विशेषता यानी अपवर्तन आप लिखकर आप यह भी समझ सकते हैं इसकी विशेषता क्या है। पहली बात तो यह हमारे पास में यह आती है कि अपवर्तन की घटना तभी होगी, अपवर्तन की घटना तभी होगी जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग हो, अलग अलग हो। क्योंकि अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक का मान अलग अलग होने से, अलग अलग होने से प्रकाश का वेग अलग अलग होगा। प्रकाश का वेग दोनों माध्यम में अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तभी तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, यानी दोनों, यानी अपवर्तनांक का संबंध ही प्रकाश के वेग से है। प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक कहते किसे हैं। तो अपवर्तन की घटना के लिए जरूरी है दोनों माध्यम का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और दूसरी बात, अपवर्तनांक जब अलग अलग होगा तो प्रकाश का वेग भी दोनों माध्यम में क्या होगा, अलग। तो दूसरा, नंबर 2, अपवर्तन की घटना कब होती है। नंबर 2 में हम कह सकते हैं प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब यानी प्रकाश की आपतित किरण, आपतित
किरण अभिलंब के साथ कोई कोण बनाना चाहिए, कोई कोण बनाएगी बनाएगी अर्थात तिरछी आपतित होगी, तिरछी आपतित होगी, आपतित होगी, तभी अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। ध्यान रखें, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब के साथ कोई कोण बनाना चाहिए, बनाएगी तभी क्या होगा, अपवर्तन होगा। अर्थात कोण का मतलब है तिरछी आपतित होगी तभी अपवर्तन होगा। नोट लगा के इस लाइन को हम समझ सकते हैं, यानी अभिलंब पर आपतित, अभिलंब पर आपतित प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण से अपवर्तन की घटना नहीं होती है, अपवर्तन की घटना नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं होती, क्योंकि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ कोई कोण नहीं बनाती, कोई कोण नहीं बनाती। यह ध्यान रखें, तभी अपवर्तन की घटना नहीं होती है। यानी प्रकाश की जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ में कोई ना कोई कोण बनाना चाहिए, तभी अपवर्तन की घटना होगी। और दोनों माध्यम का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। फिर हम तीसरी विशेषता महत्वपूर्ण है वो भी लिखें, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है ये तीसरी विशेषता के बारे में। तो आज आपने अपवर्तन के बारे में जो तमाम फैक्ट थे उनको आप स्टेप बाय स्टेप जानने का। तो तीसरा फैक्ट है वो इस प्रकार से लिखें, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, अपवर्तन के दौरान प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य व प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता बदलती है, बदलती है। लेकिन यह ध्यान रखें, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। यानी फ्रीक्वेंसी इज नो चेंज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश का वेग और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ और प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सभी तीन चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक प्रकाश का वेग, एक प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, एक प्रकाश की तीव्रता। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में किसका मान नहीं बदलता है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तीव्रता बदलने का कारण यही है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसके साथ साथ प्रकाश का आंशिक परावर्तन भी होता है। इस कारण प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं आवर्ती का मान अपरिवर्तित रहता है। यह आप समझ ले और लिख भी ले। जब भी आप अपवर्तन की घटना लिखते हैं परिभाषा, तो इसमें नोट लगा के यदि आप ये लाइन लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश का वेग, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य व प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है, लेकिन प्रकाश यानी प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति का मान अपरिवर्तित रहता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान किसका मान नहीं बदलता है, यह ध्यान रखें, प्रकाश की आवृत्ति है वो नहीं बदलती है।
अब चलिए हम यहां पर अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे ही सेम है, थोड़ा सा किसमें चेंज है, तो हम कह सकते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम यानी हम कह सकते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं अपवर्तन के नियम का। अपवर्तन का जो नियम हमारे पास में पहला नियम है, किस प्रकार से है, हम लिखेंगे सदैव आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं। यह हमारा क्या है, पहला नियम है आपतन का, अपवर्तन का। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं। यहां पर यह परिभाषा लिख के ये मत मान लेना हमने पहला नियम समझा दिया है, इसको आप चित्र से भी समझाना। यह चित्र हमारे पास में इस प्रकार से होगा, तो यहां पर यह हमारे पास में है जल, और यहां पे हम कह सकते हैं यह हमारे पास में है जल, और यह हमारे पास में कौन सा है, माध्यम, मान लीजिए दो हैं, और यह हमारे पास में है वायु, और यह मेरे पास में क्या है, माध्यम फर्स्ट है। और हम कहेंगे कि आपतित किरण अभी हमने बताया था एक ही बिंदु पर होते हैं, तो चलिए यह हमारे पास में क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। और यहां पर जो आपतित प्रकाश की किरण है इस प्रकार आ रही है, यह कौन सी किरण है, आपतित प्रकाश की किरण। और अब हमें यह इस चित्र के माध्यम से बार बार इसको शो नहीं करना है ये आपतित है या अपवर्तित है, यह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चलिए यह किरण इसकी तरफ झुक गई, यानी मान लीजिए इसकी तरफ थोड़ी सी किसको झुका देते हैं, तो यह तीनों ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यह बिंदु हमारा क्या हो गया O, और यह N। तो अब देखिए इस परिभाषा के अनुसार हमने समझा दिया कि यह कोण क्या बन रहा है, I बन रहा है, और यह कोण बन रहा है इनके बीच में R। तो यहां पर हम कह रहे हैं सदैव आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों ही एक समतल बिंदु में होते हैं, जिसको मूल बिंदु माना जाता है, O माना जाता है इसको। यह हमारा नियम क्या हो गया, पहला नियम हो गया अपवर्तन का। चलिए अब हम दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है, तो पहला नियम आप इसको नोट डाउन कर लें, यह डायग्राम आपको जरूर बनाना है जिससे एग्जामिनर के ये समझ में आ जाए कि आपने रटा नहीं है, आपने समझा है। पहला चित्र ये हो गया। चलिए अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, फिर हम कहेंगे नियम नंबर 2 क्या होगा। नियम नंबर 2 यह कहता है कि जब आपके पास में दो माध्यम है, पहले आप समझे आपके पास में यह दो माध्यम है, यानी दो माध्यम है और जिसका अपवर्तनांक तो अलग अलग होगा तभी तो अपवर्तन की घटना होगी। दो अलग अलग माध्यम में हम कहते हैं प्रकाश के एक ही रंग की किरण, चाहे आप बैंगनी प्रवेश करा देना, चाहे आप लाल करा दो, चाहे आप पीली करा दो, यानी ऐसी प्रकाश की किरण, एक ही रंग की प्रकाश की किरण जब दोनों माध्यम में प्रवेश यानी दोनों माध्यम में प्रवेश करती है, तो हम इसका कहेंगे आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे यानी स्लेन का नियम भी कहा जाता है। यह अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम है। यानी आपतन कोण की जया क्या कहेंगे, आपतन कोण की जया, कोण की ज्या, यानी इसको साइन थीटा कहते हैं और कोज्या को कहते हैं, यह ध्यान रखें गणित में कोज्या को कहते हैं कोस थीटा। तो जब जया की बात आती है तो साइन थीटा होगा
आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, यानी इसका मान साइन थीटा, यानी हम कहें आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की साइन आर का मान हमारे पास में इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक स्थिरांक होता है और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो दूसरा जो नियम है प्यारे बच्चों वो किससे संबंधित है, स्नेल के नियम से संबंधित है। तो चलिए दूसरा नियम आपने समझा, तो दूसरा नियम हम इस प्रकार से लिखेंगे, किन्हीं दो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में एक ही रंग की प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जया, यानी तो आपतन कोण की किसके लिए, उस प्रकाश की किरण के लिए, आपतन कोण की जया साइन आई व अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, अनुपात का मान एक स्थिरांक होता है। यह ध्यान रखें, यह दूसरा नियम है, किन्हीं दो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में एक ही रंग के प्रकाश की किरण होनी चाहिए, एक ही रंग की प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उस प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का मान एक स्थिरांक होता है। यह दूसरा नियम हमारे पास में अपवर्तन से संबंधित है। तो चलिए हम इस नियम को इस प्रकार से लिखते हैं, यानी जो गणितीय भाषा है उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो यह आपने उतार लिया होगा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होती है। तो हम यहां पे कहते हैं साइन आई बट्टा साइन आर बराबर मेरे पास में एन आएगा और इस एन को प्यारे बच्चों क्या कहा जाएगा, इस जो एन है यह हमारे पास में होता है यानी एक स्थिरांक होता है, यानी हम कहेंगे एन हमारे पास में होगा वो अपवर्तनांक होगा, क्या होगा, अपवर्तनांक को दर्शाता है। एन एक स्थिरांक है जो अपवर्तनांक को दर्शाता है, अपवर्तनांक को दर्शाता है। और ये ध्यान रखें साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एन लिख दें, या हम अपवर्तनांक को म्यू से भी कई एक किताबों में म्यू भी लिखा हुआ है या स्मॉल एन लिख दे तो बात एक ही है। और यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का क्या है, नियम है, यही स्नेल का नियम है। तो ध्यान रखें यही स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होता है एन, यह एन एक स्थिरांक है जो अपवर्तनांक को दर्शाता है। हम कह सकते हैं कि इसको किस प्रकार से कहेंगे, माध्यम 2 का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए इस स्थिरांक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यह आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे एन जो हमारे पास में है, एन यहां पे मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से लिखूंगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब हम इसको इस प्रकार से लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो बताओ स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम यह कहता है कि जब कोई दो अलग अलग माध्यम में जब कोई दो पारदर्शी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की एक ही रंग की किरण प्रवेश करती है तो साइन कोण यानी आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। यही स्नेल का नियम है। और स्नेल के नियम का प्यारी बच्चों ध्यान रखना, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर हमारे पास में हम कह सकते हैं, चाहो तो आप इसको स्थिरांक कह देना और चाहो तो इसको एन भी लिख देना। यह आपके पास में स्नेल का नियम आ जाएगा। और कई किताबों में एन की जगह म्यू भी लिखा हुआ है, बात एक ही है, म्यू इसको कहते हैं म्यू। तो यहां पर हम कहेंगे ये स्थिरांक है क्या, ये स्थिरांक एन है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। यह आपने लिख लिया होगा, अपवर्तन के दोनों नियम यहां पे खत्म होते हैं। अब हम यहां पे एक लाइन अभी हमने बोली, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये लाइन क्या है। तो चला माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक तो यहां पर यह ध्यान रखें, इस लाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब यहां पर सीधा है कि यहां हमें दे रहे हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष यानी तुलना किया गया है कि प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। तो चलिए यहां पर सापेक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर 1 का मतलब हमारे पास में 1 है और यहां पे हमारे पास में क्या है, 2 है। तो अब हम इसको किस प्रकार से समझेंगे, यह जो हमें कहा जाता है माध्यम 1 के सापेक्ष, जिसके आगे के सापेक्ष शब्द आ जाता है तो वो हमारे पास में माध्यम पहला होगा। क्या होगा, माध्यम पहला होगा। आसान शब्दों में आप समझ लें। और जिसके पीछे का आ जाता है वो हमारा माध्यम होगा सेकंड, माध्यम होगा सेकंड। तो यह आप समझ गए, प्रकाश पहले किस में से गुजरेगा, 1 में से गुजरेगा, फिर किस में आएगा, 2 में से आएगा। तो यहां पर आपने यहां समझ लिया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो हम कहेंगे यानी प्रकाश जो पहला है, पहले प्रकाश इसमें आएगा, फिर बाद में प्रकाश इस माध्यम में जाएगा, यानी अपवर्तन की घटना होगी। तो यह आप समझ लेना, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलना करना, प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा है किसमें कम है, यह बताया जाता है। जैसे आपको कहा जाता है प्यारे बच्चों, यहां पर मान लीजिए, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहां पे हम कह रहे हैं प्रकाश हवा से जल में प्रवेश कर रहा है। तो अब आप मुझे बताएंगे खुद, यहां पर प्रकाश के लिए पहला माध्यम कौन सा होगा, पहला माध्यम मेरे पास में यह होगा, यानी हवा मेरे पास में पहली होगी। और यहां पर मैं क्या कहूंगा, किसमें प्रवेश कर रहा है, जल में प्रवेश कर रहा है, तो मेरे पास में ये माध्यम क्या होगा, 2 होगा। और ध्यान रखना, के पहले जो हमारे पास में पहला माध्यम आता है उसके पहले के सापेक्ष लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं का, यानी 2 का। तो अब इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यह आप भाषा समझ गए होंगे। तो बताइए अब मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा, अब आप खुद बताएंगे किसमें के सापेक्ष आएगा। यानी हम इस प्रकार से कहें, प्रकाश कांच से किस में प्रवेश कर रहा है, वायु में प्रवेश कर रहा है, वायु में प्रवेश कर रहा है। तो बताओ आप कौन सा माध्यम फर्स्ट हुआ, ये माध्यम मेरे पास में क्या हुआ प्यारे बच्चों, माध्यम फर्स्ट हुआ।
और यह मेरे पास में कौन सा माध्यम हुआ, यह मेरे पास में माध्यम सेकंड हुआ। और मैंने पहले ही कहा है जो माध्यम पहले आएगा अर्थात प्रकाश पहले किससे गुजर रहा है, इसके पीछे हम के सापेक्ष लगा देंगे। तो हम कहेंगे लैंग्वेज इस प्रकार से हो जाएगी, यानी वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसको इसके पीछे क्या लगा देंगे, का लगा देंगे। और यहां हमारी लैंग्वेज अब क्या हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा, अब इस प्रकार से इसको बोलेंगे वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यानी यहां पर हम कहेंगे वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां आप लैंग्वेज ये पढ़ लेना, जैसे हम कहें कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसका मतलब आप कहेंगे वायु के सापेक्ष कह रहे हैं तो प्रकाश पहले वायु में आएगा और फिर बाद में किस में जाएगा, यानी जल में जाएगा। तो यहां माध्यम हमारा फर्स्ट वायु होगा और माध्यम सेकंड क्या होगा, यहां पर हमारा जल होगा। कहां लिखा है जहां पर भी वो हमारा माध्यम कौन सा होगा, सेकंड होगा। और जहां पर के लिखा है सापेक्ष, यह माध्यम मेरा फर्स्ट होगा, यह अपवर्तनांक ये बताता है। अब चलिए हम इसको लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में। मुझे लगता है यह आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है N21। तो हम इसको ऐसे लैंग्वेज में पढ़ते हैं, माध्यम 2 का ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे चलेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको पढ़ने की लैंग्वेज ये होती है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक होगा। अब आप आसानी से समझ गए हैं, अपवर्तनांक होगा। यानी यहां पर के सापेक्ष आ गया, इसका मतलब प्रकाश पहले माध्यम 1 में आएगा, बाद में माध्यम 2 में गुजरेगा। यह चीज आपके समझ में आ गई। अब चलिए मैं यहां पे लिखता हूं एक लाइन, यह भी आप उतारते चलना साथ में। यहां पे मैं यहां लिखता हूं, यहां पे गैस, एक बार यहां पे यहां गैस लिखता हूं और यहां जल लिखता हूं। तो बताओ इसको आप कैसे पढ़ोगे प्यारे बच्चों। यह मेरे पास में हमेशा माध्यम क्या होगा, माध्यम 2 होगा, और यह माध्यम क्या होगा प्यारे बच्चों, यह माध्यम फर्स्ट होगा। तो मैंने पहले ही कहा 2 के पीछे हमें ऐसी ही लैंग्वेज पढ़नी है, यानी जल का गैस के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, यानी इसको पढ़ते हैं जल का गैस के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको ऐसे पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, यहां पर जल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, जल की जगह W मिलेगा और गैस की जगह G मिलेगा। ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो आप इसकी लैंग्वेज को समझ गए होंगे क्या होता है। N बराबर हमारे पास में होता है W और ये होता है G। तो हम कहेंगे पानी का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी गैस के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यह आप लैंग्वेज पढ़ समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं। मान लीजिए नोट लगा के आप कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं। तो हम यहां इस प्रकार से कह सकते हैं, माध्यम 1, 2 व 3 का अपवर्तनांक बताइए। यह प्रश्न आता है बहुत बार कंपटीशन में और यह सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। माध्यम 1, 2, 3 का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहली बात, प्रकाश ऐसे चलेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं N बराबर पहले प्रकाश 1 से 2 में आएगा तो यहां 2 और 1 लिख देंगे, यानी 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। फिर हम इसको गुणा करके लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे N। अब हमारे पास में आ जाएगा 3 और 2। तो हमारे पास में इस प्रकार से इसकी लैंग्वेज पढ़ी जाती है। अब क्या होगा,
2 से 3 में जाएगा, फिर हमारे पास में n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 से यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां हम कहेंगे 1 से 3, यानी अब क्या होता है, यहां पे हमने लिखा 1 2 और ये 3 लिख दिया, यानी पहले प्रकाश 1 से 2 में आएगा, फिर 2 से 3 में जाएगा, पुनः 3 से 1 में जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हमने इस प्रकार से लिखा, यह हम कांच बनाते हैं तो यहां पे हवा आ गई और यहां पे हमारे पास में कांच आ गया और पुनः ये क्या करता है, हवा में चला जाता है, तो ये माध्यम 1 और ये माध्यम हमारे पास में 2 होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं n बराबर 1 2 गुणा n बराबर हमारे पास में 2 1 आ जाता है, और गुणा में जो हमारे पास में मान आएगा वो बराबर में 1 आएगा, ऐसे लिखा जाता है। ये कंपटीशन की उच्च कक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। तो चलिए, आपने इस प्रकार से समझा कि ये हमारे पास में सापेक्ष क्या है। तो चलिए अब हम आपको एक प्रश्न देते हैं, तो उसको आपको अपवर्तनांक के रूप में बताना है। तो इसमें इस प्रकार का प्रश्न है, यानी प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करता है, कांच में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, तो यह ध्यान रखें, कांच से जल से किस में कर रहा है, तो यह हमारे पास में फर्स्ट है और कांच हमारे पास में सेकंड हो गया, तो हम यहां पर लिखेंगे, यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हम यहां पे कह सकते हैं n आ जाएगा, और मेरे पास में जो माध्यम है जल वो इस प्रकार आएगा, ग्लास को G कहते हैं, ये ध्यान रखें, थोड़ा सा आप इनको उतार ले, जल की जगह तो संकेत W होता है और कांच की जगह जो संकेत होता है वो G देता है, वायु की जगह जो संकेत है वो A देता है। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यह कंसेप्ट आपके बहुत काम आते हैं, प्रकाश किससे किस में जा रहा है। अब हम प्यारे बच्चों यहां पे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो हम कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया गया अपवर्तनांक क्या कहलाता है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह हेडिंग भी आप इस प्रकार से लिख लें, तो हमारे पास में अभी हमने स्नेल का जो नियम लिखा था उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्नेल का नियम साइन आई बट्टा साइन आर बराबर n1 तो देखो यह लैंग्वेज आपके आसानी से अब समझ में आ गई होगी। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी ये n हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या है, एक स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, जो किसको दर्शाता है, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक दर्शाता है। तो चलिए अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या होता है, तो हम कहेंगे यहां पर जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक
अपवर्तनांक कहलाता है। यह ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और परीक्षा में आती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बताओ पहला माध्यम कौन सा होगा? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर हमारे पास में n है और यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हैं निर्वात, और यहां पर आप एक हम कह सकते हैं, यहां निर्वात की तुलना हम वायु से भी कर सकते हैं, यानी निर्वात की जगह हम वायु का भी मान सकते हैं। वायु के सापेक्ष किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और यहां पर हम कह सकते हैं कोई दूसरा माध्यम। तो चलिए अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? प्यारे बच्चों, यहां पर क्या करना है आपको, यानी जो हमारे पास में इस प्रकार से है इसको पकड़ के क्या करना है? खींचना है इस प्रकार से। यानी ये जो चीज है, जैसे हमारे पास में ये O है और ये X है, ये Y है, इसको इस दिशा में खींचना है इस प्रकार से। तो निर्वात नीचे आ जाएगा और माध्यम क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से खींचना, तो हम कहेंगे निर्वात में निर्वात का अपवर्तनांक और ऊपर क्या जाएगा? किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। यह ध्यान रखें, यह लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी जैसे ही यहां पे हमें कहा जाता है, चलिए यहां आपने समझ लिया, यानी निर्वात नीचे आएगा और माध्यम ऊपर जाएगा। आप इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो निर्वात नीचे और माध्यम ऊपर। तो अब हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पे आप नोट लगा सकते हैं, नोट लगा के लिख लें। निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम कहें, नोट लगा के हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का ज्ञात किया गया अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। तो यह ध्यान रखें, यहां निर्वात की जगह हम वायु का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? यहां पर मान लीजिए हमने लिखा, अभी मैंने बताया Na, वायु को हम लिख देंगे एयर, और यहां पे लिख देंगे एम का मतलब होता है प्यारे बच्चों माध्यम, मीडियम। एम बराबर मेरे पास में क्या होता है? एम बराबर होता है मीडियम यानी माध्यम, और ए बराबर मेरे पास में होता है एयर। तो मैंने पहले ही कहा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो यहां पे ए इधर आ जाएगा, यानी प्रकाश वायु से हम कह रहे हैं किसमें प्रवेश कर रहा है? माध्यम में। अब बताओ आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको पकड़ के खींचोगे तो ए नीचे आ जाएगा। हम यहां पे कहेंगे वायु का अपवर्तनांक, और ऊपर क्या चला जाएगा? किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। यह ध्यान रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है इस प्रकार से। तो यहां पर आप आज अपवर्तनांक के बारे में समझा, किस प्रकार से क्या लिखा जाता है, और यह लैंग्वेज ही हमें पकड़ना है। तो चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इसका अपवर्तनांक बताइए क्या होता है। तो अब हमें लिखे कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक का मान महत्वपूर्ण है, यह डायरेक्ट एक नंबर में आता है। तो यहां पर हम कहेंगे कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक का मान,
चलिए हम लिखते हैं, यहां पर हमारे पास में आता है पदार्थ और यहाँ पे n, और हम वही राशि लिखेंगे जो एग्जाम में या क्लास 10 में महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास में एक पहले पोत आता है वायु। वायु का अपवर्तनांक प्यारे बच्चों होता है 1.003 होता है। कितना होता है अपवर्तनांक ये होता है। दूसरा हम कहें तो यहां पर हम कह सकते हैं जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है। तीसरा हम कहें यहां पर हमें पूछा जाए कि बेंजीन का कितना होता है, तो यह भी ध्यान रखें, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। और फिर हमें पूछा जाए कि हीरे का कितना होता है, हीरा इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। यही ध्यान रखें कि जैसे जैसे पदार्थ गाढ़ा होता जाएगा उसके अपवर्तनांक का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यह पदार्थ के अपवर्तनांक के नाम मान है और यह ध्यान रखें। अब हमें यहां पर लिखना है अपवर्तनांक का मात्रक है। तो चलिए इसमें आपने उतार लिया अपवर्तनांक के बारे में। अब हम लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपवर्तनांक का मात्रक। अपवर्तनांक का मात्रक, तो ध्यान रखें अपवर्तनांक का मात्रक हमने ज्ञात किया था। पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम और दूसरा माध्यम। तो प्यारे बच्चों ये दोनों माध्यम ही माध्यम है तो आपस में कट जाते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यह एक मात्रकहीन राशि है। क्या है, मात्रकहीन राशि है। तो ध्यान रखें इनका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि है, यह भी ध्यान रखें। तो आप ये नोट लगा के लिख लें कि एक तो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, और एक हम कह सकते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यह ऐसी राशियां हैं जिन दोनों का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये बिना मात्रक के बाजार में घूमती है। जो चाहे उनका यूज कर सकते हैं, फोगट में ये सस्ती मिलती है क्योंकि इनका कोई मात्रक है नहीं। ये बेचारी दोनों ही राशियां अनाथ के रूप में घूमती है। तो आप समझ गए होंगे अपवर्तनांक और आवर्धन क्षमता। देखो कितना प्यारा नाम आ रहा है, पहले में ए आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, एया है। ये दोनों ही ऐसी राशियां हैं जिनके कोई मात्रक नहीं होते, तो इसको आप आसानी से समझ ले क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं, दो माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो एया, ए का मतलब अपवर्तनांक, आ का मतलब आवर्धन क्षमता। तो यहां पर आपने पढ़ा इस प्रकार से। अब चलिए हम कहें कि अपवर्तनांक और वेग में संबंध क्या होता है। तो चलिए नई हेडिंग लगा लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपवर्तनांक और वेग में संबंध। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अपवर्तनांक व प्रकाश के वेग में संबंध। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था गाढ़ेपन से तुलना की गई है अपवर्तनांक की। तो मतलब जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, तो उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। पहला तो कंसेप्ट हमें यह लगाना है, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग यह ध्यान रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जैसे आपको कहे एक पदार्थ का अपवर्तनांक 2 है, एक पदार्थ का अपवर्तनांक 4 है, बताओ प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा होगा। तो प्रकाश का वेग जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश का वेग हमेशा ही ज्यादा होगा, ये ध्यान रखें। तो बताओ अभी मैंने बताया था वायु में अपवर्तनांक का मान 1.001 है और हीरे में क्या है 2.42 है। तो अपवर्तनांक हीरा का ज्यादा होने से उसमें प्रकाश का वेग वायु की तुलना में कम होता है। आगे और पढ़ेंगे इनका क्या मतलब होता है। तो चलिए अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग यह है। तो अब हम इसको एक समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, यानी हमारे पास में प्यारे बच्चों यहां पे दिया हुआ है n और यहां दिया है a और यहां दिया है w। तो बताओ इसको आप कैसे लिखोगे। मैंने पहले ही कहा इसको आप पकड़ोगे तो यहां पे आप कहोगे, यानी वायु में
वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। चलिए यहां पे आपने वायु का अपवर्तनांक लिख दिया, इधर हम लिखेंगे जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यह लिख दिया। अब इनका वेग में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों, तो यहां ध्यान रखना, वायु का अपवर्तनांक है यहां पर, तो हम यहां पे कह सकते हैं यह उल्टा हो जाएगा, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि ऊपर चला जाएगा वायु का वेग। तो मैंने पहले ही कहा प्रकाश किससे किस में प्रवेश कर रहा है, वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब यहां हम लिखेंगे वायु में, वायु में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और यहां पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी जल में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। तो चलिए इस प्रकार से हमारा ये मीटर क्या होता है, हमारे इस प्रकार से समझ में आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन या एन 1 और 2। चलिए ये एक बार आप उतार लीजिए, ध्यान रखें अपवर्तनांक जस्ट किसका उल्टा होता है, वायु का, यानी हम कहें प्रकाश के वेग का उल्टा होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे, मान लीजिए एन और 2 लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और यहां पे लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और बराबर में अब देखो यहां पर हमारे पास में आ गया है माध्यम 1, तो यहां पर ऊपर लिख देंगे इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा v1 बट्टा v2। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर सोल्व करना है, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह अपवर्तनांक है क्या। जैसे सपोज कीजिए यहां पर आपके प्यारे बच्चों नीचे लिखा है n3, तो आप ऊपर ले जाओगे v3 लिख दोगे, क्योंकि यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अपवर्तनांक और वेग। जैसे आपको कहे कि हवा जो है, हवा का अपवर्तनांक नीचे है, तो आप क्या करोगे, ऊपर हवा का वेग लिख दोगे। तो इस प्रकार से है, कल हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक को आगे और समझने की कोशिश करेंगे, इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।